नमस्कार, यो मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। आपका कर्ज महंगा होने वाला है और लोन की ईएमआई बढ़ने वाली है। जी हां, रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो में ½ % की बढ़ोतरी कर दी है और बैंकों ने कर्ज महंगा करना शुरू कर दिया है। यानी बात सीधी है कि अब आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में बदलाव करना ही होगा। एक बात यहाँ पे और गौर करने वाली है, वो ये कि शायद अब आपको अपनी एफडी पर थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी मिले। नॉर्मली तो हम बात करते हैं योर मनी में म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन की, लेकिन आज चर्चा करेंगे कि दरें बढ़ने का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। हम आपको पैसों का सही मैनेजमेंट करने का तरीका भी आज बताएंगे। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं अपनापैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। हर्ष, स्वागत है शो में आपका। हर्ष, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आरबीआई ने फिर से रेट्स बढ़ा दिए हैं। ये तय है कि इसके आगे चलते हुए अब कर्ज महंगा होगा, ईएमआई का जो क्वांटम था वो भी बढ़ जाएगा, साथ ही डिपॉजिट पर भी शायद थोड़ा ज्यादा ब्याज मिले अब कस्टमर्स को। इस पूरे कदम को आप कैसे देखते हैं? यार, जो आज इंक्रीज हुआ इसका क्वांटम थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। सारे मार्केट ने मेरे ख्याल से 0.25% इंक्रीज की धारणा की थी, लेकिन जो ये 0.5 इंक्रीज हुआ है तो क्लियरली मेरे ख्याल से सारे ब्याज की दरें बढ़ेगी, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो या फिर फिक्स डिपॉजिट की ब्याज की दरें हो, वो भी बढ़ेगी। ये जरूर हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा है कि डिमांड थोड़ी स्लो है, तो हो सकता है कि सारा का सारा न पास ऑन हो। बेस रेट सिर्फ थोड़ी सी कम बढ़े, 0.25% बढ़े बैंकों की, डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर बैंक। और नए कस्टमर्स के लिए अगर बेस रेट 0.5% बढ़ा भी देते हैं तो शायद नए कस्टमर्स के लिए स्प्रेड कम कर सकते हैं। ये शायद पॉसिबल हो। ये अभी आने वाला वक्त बताएगा कि कितना इम्पैक्ट इसका होता है। अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, हर्ष, क्या सोच रहा होगा अभी इस वक्त कंज्यूमर, जो लगातार रेट में बढ़ोतरी की जा रही है, उसे कैसे हैंडल करे वो? तो क्लियरली डिफिकल्ट सिचुएशन है, स्पेशली जिन्होंने लोन ऑलरेडी आज से समझो 2 साल पहले या 3 साल पहले लिया था। उसके बाद लगातार पिछले 18 महीनों में इन्होंने ब्याज की दरों को बढ़ता हुआ देखा है। तो सबसे पहला कदम मेरे ख्याल से कंज्यूमर का यही होना चाहिए कि वो मार्केट रेट से ज्यादा तो कम से कम ना दे। कई कंज्यूमर्स आज भी ऐसे हैं जो 12%, 13% पे ब्याज दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो कम से कम आप इतना कोशिश करें, आपकी एग्जिस्टिंग बैंक अगर आपको रेट नहीं कम करके दे रही है जो वो नए कस्टमर्स को देती है, नए कस्टमर्स होम लोन के लिए आफ्टर द इंक्रीज भी शायद 10:30, 11:15 के आसपास कॉस्ट होगा। अगर उससे ज्यादा आप पे कर रहे हैं तो आपको क्लियरली अपना रीफाइनेंसिंग के बारे में सोचना चाहिए। इस महंगाई के दौर में ज्यादा ब्याज देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं जैतपुर से, गणेश सैनी, जो आज की इस रेट बढ़ोतरी से ही जुड़ा हुआ सवाल कर रहे हैं। सैनी साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार सर। मैं गणेश सैनी बोल रहा हूँ जयपुर से। जी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज आरबीआई ने रिवर्स रेपो और रेपो रेट बढ़ाई की दर, इस एग्जिस्टिंग लोन में क्या फर्क पड़ेगा और ईएमआई कम या ज्यादा होगी? आपने पूछा लोन पर क्या फर्क पड़ेगा, राइट? जी बिल्कुल। आपने कोई लोन अभी लिया हुआ है, लेने की सोच रहे थे सैनी साहब? लोन ले रखा है। होम लोन है? ले रखा है जी। जी, होम लोन है, कार लोन है, कौन सा लोन है अभी फिलहाल आपके पास? होम लोन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। ओके, और कितना ईएमआई दे रहे हैं फिलहाल आप सैनी साहब? 4000 ईएमआई लग रहा है। ऑल राइट। हर्ष, जैतपुर से गणेश सैनी ने सवाल पूछा है अपना। होम लोन फिलहाल वो दे रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का से लोन लिया हुआ है, 4000 रुपए के आसपास हर महीने ईएमआई जा रही है। इस रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी से उनके ईएमआई पर अब क्या फर्क पड़ेगा? कोई बहुत अच्छा समाचार तो नहीं है गणेश जी। क्लियरली ईएमआई तो शायद न बढ़े, बट ब्याज की दरें तो बढ़ी जाएगी। और हो सकता है कि बैंक आपकी टेन्योर बढ़ा दे, न कि ईएमआई। तो शायद इमीडिएटली आपके बजट पे कोई असर नहीं हो, लेकिन क्लियरली आपका ब्याज का दर तो बढ़ने ही वाला है।
इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ओके, ऑल राइट। आपने कहा कि टेन्योर बढ़ा दे बैंक लोन का, लेकिन शायद ब्याज दर मतलब आपकी ईएमआई ना बढ़े, उसके पीछे क्या लॉजिक है हर्ष? तो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिवली बैंक के लिए कन्वीनियंट होता है, उनके पास या तो ईसीएस इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्पेसिफिक अमाउंट का, या फिर पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो उनके लिए कन्वीनियंट होता है कि वो ईएमआई ना बढ़ा के उसका टेन्योर बढ़ा दें, ताकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको कन्वीनियंट है और कस्टमर का बजट भी ना गड़बड़ाए। ऑलराइट, चलिए होम लोन से ही जुड़ा एक सवाल मुंबई से संदीप पूछना चाहते हैं। संदीप नमस्कार, क्या सवाल है आपका? यस मैडम, एक्चुअली मैंने 2 साल पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस से 12,60,000 का लोन लिया था। तब की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75 था। अच्छा। 20 साल टेन्योर के लिए लिया था लोन। अब जबकि सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट 11.5 किया है। ओके। मेरा जो मंथली EMI 12,60,000 के लिए था 11,200, अब वो बढ़ा के 12,500 हुआ है। अच्छा। और जो मेरा टेन्योर था 20 इयर्स का, उसको 35 इयर्स किया है। टेन्योर भी बढ़ गया और EMI भी बढ़ गई आपकी? EMI मंथली अराउंड 1,000 रुपीज बढ़ा है और टेन्योर अराउंड 15,000 बढ़ गया, 15 इयर्स बढ़ा है। हाँ हाँ। तो जानना क्या चाहते हैं संदीप जी आप? आई हैव टू स्विच टू अदर बैंक। आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना ये लोन है वो स्विच कर ले किसी और बैंक में, तो आपको फायदा होगा या नहीं आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए? ऑलराइट, हर्ष क्या सलाह देंगे आप संदीप को? इतना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उनका EMI बढ़ के ऑलमोस्ट 1,000 रुपए बढ़ चुका है, टेन्योर ऑलरेडी उनका 15 साल ज्यादा हो चुका है, अब क्या इस वक्त उन्हें लोन स्विच करना चाहिए? हाँ बिल्कुल संदीप जी, सोचना बंद करिए, एक्शन लीजिए। जो 11.5% आप दे रहे हैं वो और बढ़ेगा आज के स्टेप के बाद, तो अब सोचना बंद करिए, तुरंत स्विच करिए। पहले अपने एग्जिस्टिंग लेंडर से भी बात कर लीजिए, अगर वो कम करने के लिए तैयार है थोड़ा सा फीस लेकर भी, तो भी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं तैयार है तो आप नए बैंक में शिफ्ट करिए। सोचने का समय गया, अब एक्शन लीजिए। ऑलराइट, चलिए तो संदीप जी आप अपने बैंक से पहले आप LIC हाउसिंग फाइनेंस से बात कीजिए। अगर वो आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह जो भी है वहां पर जितना है उतने पे मेंटेन रखते हैं तो बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि वो नहीं मान रहे हैं तो स्विच करने का टाइम है। 2-4 बैंकों से बात कीजिए, नए कस्टमर्स के लिए हमेशा अच्छे ऑफर देती है बैंक, तो टाइम है स्विच करने का या फिर अपने बैंक से नेगोशिएट भी करने का। अगला सवाल दिल्ली से रविंद्र वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी क्या सवाल है आपका? रविंद्र जी आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके। इनको बेसिकली पैसे कुछ इन्वेस्ट करने हैं। हमने देखा है कि जब रेट में बढ़ोतरी कर रहा है इधर रिजर्व बैंक, तो इधर FD पे भी ब्याज दरें बढ़ती जा रही है, तो एक इंटरेस्टिंग एक एवेन्यू हो गया है। अगर पैसे कुछ पार्क करने हो तो इन्हें 80,000 इन्वेस्ट करना है। जानना ये चाहते हैं कि बैंक के FD में फिलहाल पैसा लगाए या फिर कंपनियों के FD में, किसमें ज्यादा फायदा हो सकता है? फायदा मतलब कोई भी आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हम सिर्फ ब्याज वाले इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, इक्विटी नहीं देख रहे हैं, तो उसमें रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ में देखा जाएगा। तो ऑब्वियसली जितनी रिस्क आप ज्यादा लेने के लिए तैयार हैं, रिटर्न उतना ही मिलेगा। तो अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आप कंपनी FDs में देख सकते हैं। बहुत ज्यादा एडवाइजेबल, बियॉन्ड द पॉइंट AAA छोड़ के और कोई कंपनी में करना इतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होगा रिटर्न के चक्कर में। एक दूसरा ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स का है। आई थिंक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में अच्छे रिटर्न अब मिलने लग गए हैं। हर्ष, लेकिन अभी देखिए, अभी आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है ऑलमोस्ट FD पर। अगर हम ये टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू को भी साइड कर दे तब 10% का मिल रहा है। हम म्यूचुअल फंड में बोलते हैं कि आपको एक, अगर थोड़ी रियलिस्टिक होके बात करें तो 12 से 15 के बीच में आप रिटर्न की उम्मीद हम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड मैच्योरिटी में। नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ रेट बढ़ रहे हैं 10 से 11% शायद हो जाए FD पे भी रिटर्न, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंज्यूमर के बीच में जो थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि वो अब FD की तरफ झुकाव ज्यादा बढ़ेगा उनका और थोड़ा कम हो सकता है म्यूचुअल फंड की तरफ। नहीं, जो एक नेचुरल सी बात है कि जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो फिक्स्ड इनकम की जो सिक्योरिटीज हैं उनकी
जो रिटर्न्स उस पर बढ़ जाते हैं, तो क्लियरली थोड़ा सा झुकाव होता है, लेकिन देखना यह है कि कितने दिनों के लिए आपको ये इंक्रीज्ड रिटर्न मिलेगा। जब हम इक्विटीज के रिटर्न की बात करते हैं, हम 1 साल की या 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 15 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल की बात कर रहे हैं। उस अवधि के लिए इतना हाई रिटर्न, रिस्क फ्री तो नहीं है, रिस्क होता है, लेकिन इतना हाई रिटर्न कंसिस्टेंटली और कोई इंस्ट्रूमेंट ने नहीं दिया है। सो आई थिंक इक्विटी अपनी जगह है, फिक्स्ड इनकम अपनी जगह है, थोड़ा बहुत एलोकेशन में चेंज हो सकता है ब्याज की दरों के मुताबिक, लेकिन इवेंचुअली जो पर्पस इक्विटी रिटर्न सर्व करता है वो इक्विटी ही कर सकता है, और जो पर्पस फिक्स्ड इनकम सर्व करता है वो फिक्स्ड इनकम ही कर सकता है। ऑलराइट, चलिए लेते हैं यहाँ पर एक और सवाल। अंबाला कैंट से अरविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरविंद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं होम लोन लेना चाहता हूँ 10 लाख रुपए का, और मुझे LIC से ऑफर आया है। क्या मैं LIC से लेना ठीक रहेगा या सरकारी बैंक से लेना ठीक रहेगा? LIC हाउसिंग फाइनेंस से आपके पास ऑफर आया, क्या ऑफर दे रहे हैं वो आपको? वो 10.15 के लिए बताया था उन्होंने, और 1% प्रोसेसिंग फीस बोल रहे हैं, लेकिन बैंक वाले तो कम बोल रहे हैं, 1.25 बोल रहे हैं प्रोसेसिंग फीस, और पूरा जो खर्चा है वो भी कम बता रहे हैं। इन्होंने करीब पैसे ज्यादा बता रहे हैं प्रोसेसिंग फीस वगैरह। ऑलराइट, चलिए पूछते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए, इन्हें लोन लेना है, ऑफर भी है इनके पास, क्या सलाह देंगे? LIC हाउसिंग फाइनेंस या फिर कोई सरकारी बैंक? तो पहली बात, दोनों ही सूरत में अब वो रेट उनको नहीं मिलेगी जो भी, क्योंकि दोनों ही फ्लोटिंग रेट हैं। तो सेकेंडली बिटवीन द टू, मतलब मैं स्पेसिफिकली सरकारी बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं बिटवीन बैंक एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहा हूं। तो अब बैंकों में एक बेस रेट सिस्टम आया है, जिसके वजह से शायद वो पारदर्शी ज्यादा हो फ्यूचर में। आज ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, जैसे आज बढ़ रही हैं, कल थोड़े दिनों में पक्का गिरेगी, एक ये साइकिल है। तो जो पारदर्शी सिस्टम में अगर आप जाते हैं तो उसका फायदा मिलने का चांस आपको ज्यादा है। इसलिए अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, एनी बैंक इज प्रिफरेबल, बिकॉज वो बेस रेट फॉलो करते हैं वर्सेस रेगुलर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ओके, आपने कहा कि आज बढ़ रही हैं, कल पक्का गिरेंगी। ओके, तो वैसे में जो लोग एक घर खरीदने की सोच रहे हैं, होम लोन लेना चाह रहे हैं, क्या आप उनको सलाह देंगे कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए और रेट थोड़ा कम होने का, या फिर अभी क्या स्ट्रैटेजी हो अगर लेनी भी है घर? तो सिर्फ ब्याज की दर डिसाइड नहीं कर सकती है आपका होम डिसीजन। लोन अल्टीमेटली इज अ मींस है, एक एंड का, घर खरीदने का। और चूंकि 10, 15, 20 साल का लोन होता है, उसमें 2 साइकिल से 3 से 4 साइकिल तो ब्याज की दरों का आप देखेंगे ही। तो ब्याज की दरों का सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस है कि जिस समय आप एंटर कर रहे हैं उस समय आपको लोन कितना मिलेगा, वो एक तय करता है आज की ब्याज दर। और थोड़ा सा आपके पास कुशन रहना चाहिए कि फ्यूचर में अगर इंक्रीज हो और उसकी वजह से EMI बढ़ जाए तो आप वो भी पे कर सकें। उसके अलावा ब्याज की दरों के बेसिस पे आप अपना टाइमिंग डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपने सिटी में रहना नक्की कर लिया है, आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे हैं, आपको जितना लोन चाहिए उतना सैंक्शन हो रहा है, तो घर ले लेना चाहिए। हर्ष, एक सवाल जो नॉर्मली इस वक्त लोगों के मन में ये आता है कि क्योंकि रेट्स बढ़ रही हैं, अगर उनके पास कुछ सरप्लस अमाउंट है तो क्या वो अपनी टेन्योर बढ़ाने के बजाय अपनी EMI बढ़ाए तो ज्यादा फायदा होगा? मतलब फायदा किसमें है, EMI बढ़ाने में या फिर टेन्योर बढ़ाने में? नहीं, बिल्कुल, अगर आपके पास पैसे हैं तो ऑब्वियसली EMI बढ़ाने से भी ज्यादा अच्छा है कि आप पार्शियल प्रीपेमेंट कर दीजिए। अच्छा। और अगर आपके मंथली बजट में भी स्कोप है तो आप EMI बढ़वा लीजिए, बिकॉज उस पर रिटर्न आप अपने आप पे रिस्क ले रहे हैं, अपना ब्याज कम, अपना लोन अमाउंट कम करके, तो उस पर रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है। जो भी आज चार्ज हो रहा है 10.5, 11:15 हो जाएगा शायद, इसके बाद पोस्ट टैक्स भी वो 8% के आसपास चला जाएगा, तो अच्छा रिटर्न है वो। तो अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं तो दैट इज अ गुड यूज। चाहे आप उसको 1 टाइम पेमेंट कीजिए, चाहे मंथ दर मंथ आप EMI बढ़वा लीजिए। बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने पहले कहा, नॉर्मली बैंक्स अगर स्कोप होती है एज में तो बाय डिफॉल्ट वो जो है टेन्योर बढ़ाते हैं।
लेकिन बैंक विल बी वेरी हैप्पी टू इंक्रीज दी EMI, रिक्वेस्ट करने से पक्का EMI वो बढ़ा देंगे। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे लेते हैं एक और सवाल। राघव अहमदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राघव नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैं 5,000 रुपया मंथली मैं 5,000 रुपया मंथली मैंने KVP में इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा। और मैंने इसलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि मैं मैच्योरिटी के टाइम पर हर मंथली पैसा चाहता हूँ। मतलब मैं हर मंथली पैसा चाहता हूँ। जो किसान विकास पत्र की वो जो जी बाद में जी तो ये सही है कि गलत है? आप ऑलरेडी 5,000 उसमें हर महीने निवेश कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं मुझे? मैं अभी 5,000 रुपया हर महीने में निवेश कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने ये ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि मुझे एक साथ पैसा नहीं चाहिए था। ओके, ऑलराइट। और राघव जी, कितने दिनों के बाद आपको पैसा चाहिए? मुझे एक्चुअली मेरा प्लानिंग यही है कि ये जो किसान विकास पत्र का जो शेड्यूल है 8 साल और 7 महीने के बाद मैं हर महीने ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहूं और इसके बाद में मेरे को हर महीने 10 जो डबल जो मिलती है वो मिलती रहे। और आपकी उम्र कितनी है राघव जी? मेरी उम्र है अभी 26 साल। ओके। तो इतनी जल्दी आप पैसा क्यों चाहते हैं? ये रिटायरमेंट के लिए चाहते हैं? उस पैसे का क्या करेंगे जो वापस आएगा? मैंने इसलिए ये चुना क्योंकि सर 10 इयर्स के बाद जो एक्सपेंस होगा वो मंथली हर जो रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए भी कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चुना पहले से। बस बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस निवेश करना शुरू कर दिया। तो बताइए अब इनमें उसी में निवेश करना ठीक रहेगा या इससे बेहतर रेवेन्यूज हैं अभी निवेश करने के लिए? तो ये अभी तक नहीं समझ में आया कि इतना जल्दी 26 साल के हैं, 8-9 साल के बाद पैसा का क्या करेंगे? कमा रहे होंगे पैसा जितनी जरूरत होगी। तो अगर कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है तो क्यों चाहते हैं वो नहीं पता, बट अगर इनको रिस्क फ्री करना है, ये क्लियर लग रहा है, इनको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज अगर जरा सा भी रिस्क ले, और लेना चाहिए, इतने यंग है तो थोड़ा इनको एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए था। टिपिकली बैलेंस्ड फंड में करते तो ज्यादा अच्छा होता। बट बिटवीन KVP और अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो KVP कोई खराब नहीं है, लेकिन बैंक फिक्स डिपॉजिट में फिलहाल ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब तक ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है मंथली ये कराते रहे, जब अगर कम हो जाता है तो वापस KVP पे जा सकते हैं। सेम पर्पस इनका सर्व हो जाएगा। क्विकली एक लाइन में, अभी जो भी नए लोन कस्टमर है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अब लेना चाहते हैं बेसिकली, तो लोन अगर लेना चाहते हैं तो डिसीजन डिले ना करें, कंपेयर करें मार्केट को बिफोर आप लोन लें। अब आप इतने महंगे टाइम पे आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलराइट। और एक लाइन में और भी कि अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है तो FD अभी कैसा ऑप्शन है, कितना अट्रैक्टिव लगता है आपको? बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो? बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो FD अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स भी हैं, वो शायद उससे बेटर, टैक्स वाइज शायद उससे बेटर ऑप्शन हो। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आज इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप